में। और मैं जानता हूँ कि आज के सेशन को लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं और आज आप ऐसी-ऐसी बातें हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं जिनसे कि हम सबको एक लाइफ के अंदर हमें बढ़ने में मदद करेगी। तो वेलकम नरेंद्र जी, वेलकम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी इस सेशन का इंतजार कर रहा था और इसके पीछे लॉजिक यही है कि मैंने जो किया और जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह की चीजें कर पाऊंगा, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे काम किए। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अगर मैं अगर अपने बचपन में जाऊं तो मेरे फादर जो है वो एक नौकरी किया करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। और जब उनकी जॉब चल रही थी तो उनकी फैक्ट्री बंद हो गई, फिर वो 6 महीने बंद रही फैक्ट्री। उसके बाद में हमारे ताऊजी ने हमारा घर बनाया। जब पिताजी घर पे बैठे थे, कुछ इनकम भी नहीं थी, इधर ताऊजी ने घर बना दिया। तो फिर वो कहने लगे कि भैया अब ये घर के लिए भी पैसा वैसा दो, घर बना दिया है आप लोगों का। तो मेरे पिताजी को ना हमने बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। वो सुबह निकलते थे 8 बजे, फिर शाम को 5 बजे तक एक जॉब करते थे और उसके बाद में दूसरी जॉब करते थे। तो मैंने शुरू से ही मेरे घर में ये देखा कि यहाँ पर ना पैसे को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं शुरू से बचपन से ही चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ अपने परिवार के लिए, मैं कुछ कमा पाऊँ। और मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे 11th के अंदर साइंस मैथ भी दिलाई, लेकिन मैं घर की स्थिति देखता था। और उससे पहले भी अगर मैं बताऊं आपको, तो जब 10th क्लास का जब मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि मैं उस समय इतनी ज्यादा मेरे में समझ नहीं थी, तो मैंने जिद कर ली सर। मैंने कहा कि मुझे ना क्रिकेटर बनना है और मुझे तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है। जबकि मैं जानता हूं कि हमारे घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि मुझे क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करवा सके, लेकिन फिर भी घर वालों ने पता नहीं कैसे करके मुझे क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करवाया। कैसे जैसे करके उन्होंने मुझे कपड़े दिलवाए, एक किट दिलाया। मैं साइकिल से वहाँ क्रिकेट सीखने के लिए जाया करता था। वो एकेडमी का टाइम 5 बजे होता था, मैं 4 बजे पहुंच जाया करता था। और मुझे लगा कि मैं ना कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि क्रिकेट खेलने वाले पैसा बहुत कमाते हैं। मैं टेलीविजन में देखा करता था कपिल देव जी को और रवि शास्त्री को कार मिल रही है, तो मुझे सोचा कि मैं भी मेहनत करके और क्रिकेटर बनूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन वहां पर हुआ ये कि जैसे ही कुछ ही समय बाद में ना मेरा बैट टूट गया। और मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं घर पे ये कह सकूं कि भाई मुझे एक नया बैट दिला दो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बॉलर बन जाऊं, क्योंकि उसमें बैट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महीने भर ही के अंदर ना मेरे जो नए जूते खरीदे थे वो जूते भी टूट गए। तो मेरे समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे घर वाले मुझे इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये पैसे वालों का खेल है, इसमें पैसा बहुत चाहिए। आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, आपको इतना तो चाहिए कि आप सरवाइव कर पाए। और हमारी हालत वो नहीं थी। उसके बाद में मैंने फैक्ट्री के अंदर जॉब की। जब मेरी गर्मियों की छुट्टी आई तो मैं करीब छोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में है, वहां पर मैं 10-12 किलोमीटर साइकिल से जाया करता था, ताकि मैं अपने घर में कुछ मदद कर पाऊँ। उसके बाद में मैं साइकिल से वापस आता और इस तरह से सोचता था कि कुछ ना कुछ कर पाऊँ। और जबकि पिताजी मेरे मुझको इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो मुझे साइंस में दिलाया उन्होंने, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने और भी कई सारे काम किए। मैं छुट्टियों के अंदर जैसे कॉमिक्स खरीद के ले आता था। यहाँ पर ये अपना नहीं है, रामगंज बाजार, इधर हटवाड़ा लगता था, मैं वहां से कॉमिक्स खरीद के लेकर आता था और फिर पढ़ने वाले बच्चों को, अपने दोस्तों को कॉमिक्स दिया करता था। उस समय कुछ 25 पैसे या 50 पैसे में मुझे किराया आता था उस कॉमिक का। और इस तरीके से शुरू शुरू से मैंने फिर घर के अंदर ना एक थड़ी भी लगाई कि मैं कैसे जैसे कुछ टॉफियां बेचूं, कुछ बिस्किट बेचूं, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ मदद कर पाऊं। ये सब चल रहा था। और ये स्टोरी लंबी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो ये मैडम रह जाएगी। तो पहले मैडम को सुन लेते हैं, फिर मैं मेरी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। मैडम आप कुछ। गुड मोदिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मीनाक्षी है, जैसे कि आप जानते हैं। और मैं बहुत मतलब जूम ऐप पर जहाँ मोदिकर की मीटिंग्स होने लगी है लॉकडाउन में, वहां तो मैं पहली बार आज बोल रही हूँ। तो चाहती हूँ कि मेरे बारे में कुछ बता दूं कि मैंने कैसे
स्टार्ट किया, या जो मेरे पहले की जर्नी और अब की जो जर्नी, पहले से अब तक की जो जर्नी रही है, उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस आया है, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरा मेरा पीयर है फुलेरा, सांबर के पास में एक गांव है, जंक्शन है, तो वहां पे मेरा पीयर है। और उससे पहले मैं रही हूँ जैसलमेर, जहाँ मैंने 10th तक की पढ़ाई की। मेरे पापा सरकारी जॉब में थे, और फिर वहां से हम यहाँ आ गए। मेरी दीदी की शादी करनी थी, हम 3 भाई बहन हैं, तो शादी करनी थी, तो हम वहाँ पे यहाँ पे फुलेरा आ गए। फुलेरा से फिर मैंने 11th और 12th भी मैंने यहीं पे की। उसके बाद जब कॉलेज शुरू हुआ तो पता चला कि कॉलेज में कोएड है, मतलब लड़के और लड़कियों का एक साथ है, और हम गांव में रहते हैं, तो गांव में ये अलाउ ही नहीं था मुझे जाना। तो फिर मैंने वो पोस्टपोन कर दिया कि मुझे वो करना है। मैं सिर्फ प्राइवेट ही मैंने पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल करने के बाद फिर मैंने एमए किया। एमए जब प्रीवियस कर लिया, उसके बाद फाइनल हुआ, उससे पहले मेरी शादी हो गई। वो भी मिडिल क्लास फैमिली थी, और यहाँ पे जब मेरी शादी हुई तो ये भी मिडिल क्लास फैमिली। तो वहां पर भी मैंने बहुत काम किए। जब मैं पीयर में थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब भी मैं सिलाई विलाई करती थी, और अपने काम से अपने मम्मी पापा का हाथ बटाया करती थी, क्योंकि मेरे पापा तो जो सरकारी जॉब थे तो जैसलमेर साइड रहते थे, और मम्मी यहाँ रहती थी। तो सर्वाइव करना बहुत वो हो जाता है, कि क्योंकि दोनों साइड का खर्चा चलता था। तो फिर धीरे धीरे फिर मेरी शादी हो गई। शादी करने के बाद जयपुर आ गए। अच्छा, शादी से पहले भी यही था कि शादी करनी है तो जयपुर में करनी है, किसी गांव में नहीं जाऊंगी। गांव में रही जरूर हूँ, पर मैं गांव में नहीं जाऊंगी, इतना था। और कुछ करने का था, तो जब आर्ट्स लिया था तो अगर टीचर बनेंगे तो टीचर ही बनना था, तो ठीक है भाई, टीचर बन जाऊंगी। लेकिन वहां पर भी मैं ना जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि वो गाँव था, तो वहाँ गाँव में कोई अलाउ नहीं करता जॉब करने के लिए। तो मैंने यही छोटे मोटे काम किए, सिलाई वगैरह। तो फिर शादी हो गई, शादी होके यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद मैंने एमए फाइनल किया। उसके बाद मैं सोचती मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं। तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। शुरू से सर का ये रहा है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है किसी की। तो मैंने कहा ठीक है, नौकरी नहीं करते। बच्चे हो गए, 7 साल तक घर पे ही लगे रहे। और उसके बाद में मेरी छोटी बेटी जब हुई, तो फिर सर ने जिम खोला। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि मुझे भी कुछ करना है, तो मैं जिम में गई, ये सोच के कि भाई मैं कुछ करूंगी। तो वहां फिर मैंने थोड़े टाइम जॉब किया। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। फिर दूसरा जिम खुला, तीसरा खुला, ऐसे करके 3-4 जिम खोल लिए सर ने, कैसे कैसे करके। पर लाइफ वही चलती रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। वही घर, वही जाना आना, और स्ट्रगल इतना। सुबह 4 बजे उठती थी, 7 बजे 8 बजे तक अपना काम करने के बाद बच्चों को इधर उधर स्कूल भेज के। अच्छा, मेरे सास ससुर ने बहुत सपोर्ट किया उस चक्कर में, मेरे जेठ जेठानी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे बच्चे छोटे थे, उनको वो रख लेते थे, मैं चली जाती थी। अच्छा, कुछ जिम विम संभालना था, तो वैसे मेरी दुगनी हो गई जिम्मेदारी, कि घर भी था और बच्चे भी थे। तो सुबह 4 बजे उठना, फिर 8 बजे मुझे जिम पहुंचना, फिर वहां से 12 से 1 वापस आना, फिर शाम को 4 बजे वापस जाना, और फिर वहां से 9-10 बजे आना। तो मैंने मेरे बच्चों को ऐसे, जैसे सोते हुए बड़े देखते हैं ना बच्चों को, वैसे देखा है, ऐसे सीधा हमारे साथ साथ चलते हुए नहीं देखा, क्योंकि आते जब तक वो सो जाते थे, सुबह स्कूल भेज देती थी, बस इतना ही था। ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही स्ट्रगल वाली। और मेरा ये मिडिल क्लास फैमिली और बहुत पुराने ख्यालों की फैमिली, तो साड़ी वाड़ी घूंघट एंड ऑल। तो मैं दिन भर में 7 बार कपड़े चेंज करती, आज भी करती हूँ। 7 बार कपड़े चेंज करती थी, जिम जाना आना, फिर घर पे आके चेंज करो, फिर जिम में जाके चेंज करो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, पर ठीक है, रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर एक दिन किस्मत ने पलटी मारी, पता नहीं कैसे, कि भाई आलोक भैया ने घर पे बुलाया। उस दिन भी वही हेक्टिक शेड्यूल था हमारा, फिर भी चलो सर ले गए मुझे। अच्छा, सर जो बोलते मैं करती हूँ, वो मेरे मेंटर भी है, मेरे हस्बैंड भी है, मेरे गुरु भी है, मेरे सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नए उस पे लाके खड़ा कर दिया। मुझे गांव वाली जिंदगी छोड़ के और एक सीधी सादी छोड़ के एक मुझे वर्किंग वुमेन बनाया उन्होंने मुझे। तो उसके लिए मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ। और दूसरा, फिर हम जब आलोक भैया के घर पहुंचे, तो वहां पर हम 3 से 4 लोग थे, और मीटिंग हुई हमारी। और उसके उस दिन हमने जो डिसीजन लिया ना, मैं ये सोचती हूँ वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमने ले लिया। अब वो चाहे कैसे ही था, उस दिन बहुत सिर में दर्द हो रहा था, वट एवर जो भी हो रहा था, पर जो भी डिसीजन था उस दिन कि हाँ भाई हमें ये करना है, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था। जो कि हमें आज आज ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ना, आज ये फील हो रहा है, क्योंकि जो रोज शटर उठाते हैं और शटर डाउन करते हैं ना, उनकी जिंदगी बेहाल हो रखी है। और हमारा ये कि ठीक है, हम मोदी केयर कर रहे हैं,
मेरा भी जिम बंद है, जिम में आज भी करते हैं काम, लेकिन जिम बंद है मेरा, डेढ़ महीना तो हो गया है, और आगे भी पता नहीं कितने दिन बंद रहेगा। पर मोदी केयर नाम ही इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब एक बहुत ही खुशी देने वाली एक वर्ड है ये मोदी केयर, जिसने हमारी ना जिंदगी बदल दी। उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी समीर सर का, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में एक इंडियन कंपनी इन्होंने हमें ऐसी दी कि उसके जरिए हमारे कितने परिवारों का भला हो रहा है और अपने सपने पूरे कर रहे हैं मुझे। मैं थैंक्स करना चाहूंगी तरुण सर का, सुरेखा मैम का, कनिका मैम का, आलोक भैया का, कपिल भैया का और अनीता मैम का। इन सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें अपने साथ लेके हमें एक बिल्कुल बच्चे की तरह संभालते रहे हमें। अनीता मैम तो मुझे हमेशा मतलब एक पता नहीं क्या छोटी बच्ची या छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है, मीनाक्षी ऐसे बहुत अच्छा लगता है। कनिका मैम के साथ बैठो तो भी बहुत अच्छा लगता है। इन सब से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। और मोदी केयर में भी और मैं मेरे फील्ड में, जैसे मैं जिम चलाती हूँ, तो मैं दोनों में यही कहती हूँ कि फील इट एंड अचीव इट। अगर आप किसी चीज को फील करते हो तो आप उसे पा लेते हो। तो अब हम मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं मेरे पता नहीं क्या क्या शौक रहे हैं, सूट पहनना, बाहर जाना और घूमना, और बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो सारे धीरे धीरे सारे फुलफिल हुए। मैं जब फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी ना, उस दिन मेरा बर्थडे था और हमें समीर सर ने पर्सनली टिकट देके बुलाया था। ये मेरे लिए, मैं भूलती नहीं हूँ उस दिन को, कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और फॉरेन ट्रिप हो गए हैं, और अब तो ये है कि 5 स्टार होटल जैसी चीज ही दिमाग में आती है। अब और कहीं रुकने का नाम ले तो नहीं, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे कि लग्जरी लाइफ हो गई है, और बहुत अच्छा। और हमारे जरिए हमारे साथ में इतने लोगों की जिंदगी बदल गई है कि क्या बताएं। तो थैंक यू। और बस मोदी केयर करते रहिए, बस मोदी केयर ही है मेरे तो आसपास की दुनिया, मेरे तो सब कुछ, मेरे बच्चे भी मोदी केयर, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, बस मोदी केयर। थैंक यू सो मच मोदी केयर, हमें उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए सर, मैं आगे करता हूँ इसको। हमारी स्टोरी में जो क्या स्ट्रगल रहे हैं, कैसे हम लोग कामयाब हुए, क्या क्या दिन हमने देखे हैं। तो 11th क्लास के अंदर मुझे साइंस मैथ दिला दी गई, और मैं अपने घर की स्थिति देखता था, क्योंकि वहाँ साइंस मैथ के अंदर जाओ तो आज रजिस्टर चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो किताब, ट्यूशन लगाना पड़ता है, घर में फीस देने के पैसे नहीं है। तो मैं क्या करता था कि स्कूल जाता था, वहाँ से थोड़ी देर रह के, और फिर मैं जयपुर में नेहरू पार्क है, वहाँ जाके बैठ के खुद स्टडी करने की कोशिश करता था। कुछ समझ नहीं आता था और वापिस चला आता था। पहले साल में दोस्तों मुझे पता ही नहीं चला कि कब हमारे प्रैक्टिकल हुए, कब एग्जाम हुए, और जब रिजल्ट लेने गए तो पता ही था कि फेल होना है। तो जैसे मुझे मार्कशीट मिली, मैंने उस मार्कशीट को वहीं फाड़ दिया और घर पे आके कह दिया कि मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि नहीं, पढ़ना है, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम आपको इंजीनियर बनना है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ट्यूशन करेंगे, इस बार और मेहनत करना, ये करना वो करना। तो फिर मैंने दोबारा 11th क्लास साइंस मैथ से पढ़ी, और दूसरी बार भी मैंने खूब मेहनत की, लेकिन मेरा दिमाग उस साइड जाता ही नहीं था। हालांकि मैं 10th तक बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन घर की परिस्थितियों को देख के कुछ पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था। तो मैं सप्लीमेंट्री आई थी मुझे 11th में। फिर कैसे जैसे हमारे टीचर ने मुझे पास किया, और मैंने बोल दिया कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा। और दोस्तों, मैंने 11th क्लास पास करके पढ़ाई छोड़ दी, और मैं हमारे भाई साहब के साथ में नगीनों का काम सीखने जाने लगा। क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, तो मैंने ज़्यादा समय नहीं गवाया, वहाँ भी बहुत फटाफट सीखा और घर पे काम लगाया। मैंने कुछ दोस्तों को अपने घर पे लगा के कारखाना लगाया, और हमने काम करना शुरू किया। ये सब चल रहा था मेरे साथ में। मेरे जो जितने भी मेरे साथ के दोस्त थे वो पढ़ते रहे थे, और वो कोई ग्रेजुएट हो गए थे, कोई क्या हो गए थे। तो मेरे भाई साहब ने मुझे कहा कि ना, तेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैं प्राइवेट पढ़ने लगा। तो मैं दिन भर काम करता था, और शाम को मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, और सुबह मैं मार्शल आर्ट करता था। फिर मैंने मार्शल आर्ट करना शुरू करा, मुझे अच्छा लगने लगा, उसमें मैं कई प्रतियोगिताओं में जाने लगा, और मुझे शौक लग गया कि क्यों नहीं, इसमें भी हम हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये चलता रहा। फिर मैंने ये करते करते ग्रेजुएशन कर ली, फिर एमए कर लिया, और फिर उसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया फिजिकल एजुकेशन में, कि अपन टीचर बनेंगे, स्पोर्ट्स टीचर, और कुछ पीएचडी वगैरह करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो सब भी कुछ हुआ नहीं, और फिर मुझे उसमें भी छोड़ के, और फिर मैंने सोचा कि ना, ये सब हो गया,
और अब अपने को क्या करना है, डेयरी फार्म खोलना है। तो हमारे गांव में एक जमीन थी, हमने वहां पर मकान बनाया, बाउंड्री वगैरह कराई, और उस समय हमने एक ट्रैक्टर भी खरीदा। तो दोस्तों खुद मैं अपने साथियों के साथ, जो हमारे साथ नगीनों का काम करते थे, वो हम सब मिलकर जाते थे और पहाड़ से पत्थर उस ट्रॉली में भरते थे, अपने जमीन पे लाके डालते थे। ऐसा हम काम करते थे और वहां पर जो मकान बना उसमें मैंने दिन भर मजदूरी भी की। लेकिन ये 1999 की बात है। उस समय ना राजस्थान में अकाल पड़ा था। जिस समय मैं वहां पर डेयरी खोलने वाला था, अकाल पड़ गया। जिनके पास जो गाय भैंस जो रखते थे, जानवर रखते थे, वो भी बेच रहे थे। चारे की बहुत समस्या हो गई थी, तो मुझे वो भी ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद में मैंने जयपुर के अंदर, उस समय मेरी एक स्कूल में मैंने पीटीआई की नौकरी की सन 2000 के अंदर। और सन 2000 के अंदर जब मुझे पता चला कि यहाँ तो 1500 रुपये मिलते हैं, और 1500 रुपये, उस समय मेरी शादी की भी बात होने लगी थी, तो मेरे ये समझ में आने लगा था कि 1500 रुपये में तो घर नहीं चलेगा, और कौन शादी करेगा मुझसे 1500 रुपये कमाएंगे तो फिर मैंने ना कुछ स्कूलों में एक एक दो दो घंटा, जहाँ मैं मार्शल आर्ट सिखाता था, मैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता था। तो ऐसे करीब ना मैं 5 से 6 स्कूल में जाया करता था एक दिन के अंदर। और उस समय ये स्थिति होती थी कि जैसे एक स्कूल में बेल लगी है, तो मुझे उसी समय 2 मिनट के अंदर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था। तो वो इतना स्ट्रगल होता था। मैं मोटरसाइकिल उठाता था, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं तेजी से जा रहा हूँ और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, मैंने ब्रेक लगाए और मेरी गाड़ी स्किड हो गई, मेरे पजामा भी फट गया और मेरे जूते भी फट गए। मैं उस हालत में भी स्कूल जाया करता था, क्योंकि मेरे लिए पैसों की बहुत जरूरत थी उस समय। ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद में मैंने वो एक जिम में नौकरी की। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया जिम वाले को कि ये नरेंद्र है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह जानता है, तो मुझे बुलाया गया। मैंने एक्सरसाइज कराई, तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हो, आप हमारे जिम में रहो। और उन्होंने मुझे दोस्तों एक डायलॉग मारा था, क्योंकि मैं जिम में नौकरी करना नहीं चाहता था। मैं ख्वाब बड़े थे, मैं सोचता था कि मैं थोड़ी करूंगा, ये तो अभी मेरे थोड़े टाइम की मजबूरी है, इसलिए मैं स्कूलों में कर रहा हूँ, बाकी मुझे तो नौकरी करनी नहीं है। तो उसने मुझे एक डायलॉग मारा था कि अगर प्रकाश मेहरा नहीं होता ना, और उसने जंजीर नहीं बनाई होती, तो आज अमिताभ बच्चन नहीं होता। तो अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपका बहुत नाम होगा, आप बहुत पैसा कमाओगे। मेरे ये बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, अपने को नाम और पैसा दोनों चाहिए। तो फिर मैं उनके यहाँ नौकरी करने लगा। तब भी मैंने स्कूलें नहीं छोड़ी, मैं जिम में भी नौकरी करता था, स्कूलें भी करता था। फिर ये सब चलता रहा, और मेरी एक बेटी हो गई, फिर और खर्चे बढ़ गए। तो मुझे लगा कि भैया इससे तो काम चलेगा नहीं। उस समय मैं कुछ 7-8 हजार रुपये कमाने लगा था। तो मैंने दोस्तों, जैनपैक्ट है जयपुर के अंदर, जहाँ पर ये कॉलिंग वगैरह होती है, बीपीओ जो है, मैं वहां पर रात में 2:30 बजे जाया करता था। आप सोच के देखिए कि दिन भर सुबह शाम जिम, दिन के अंदर स्कूल, और मैं करीब घर पे 9:30 बजे आता था, रात में खाना खाता था, 10 बजे तक मैं सो जाता था, और रात में 2:30 बजे उठ के मैं वापस चला जाता था। मुझे कैब लेने आती थी, और वहां 5 बजे तक कराता था। वो 5 बजे से मुझे सीधा जिम पर छोड़ते थे, फिर मेरा रूटीन शुरू होता था। यानी मैं रात में सिर्फ 4 घंटे सोया करता था। मेरा सबसे टफ टाइम था वो। और एक बार जब मैं रात में जा रहा था 2:30 बजे के करीब, तो वो ड्राइवर की आंख लग गई कैब के अंदर। वो सो गया, और यहाँ जयपुर में सांगानेर पुलिया है, उसके ऊपर उसने 3-4 खंबे तोड़ दिए, और उसने ब्रेक नहीं लगाए। गाड़ी अपने आप रुकी। जब उसका चेसिस वगैरह टच हो गया, टायर फट गए, तो जैसे गाड़ी रुकी मैं उतर के भागा, और मुझे मेरी मौत नजर आ गई। सब बीवी बच्चे परिवार सब एक दिन में नजर आ गया। मैं वहां पर फिर उन्होंने, कंपनी ने हमें कोई इंडिका वगैरह भेजी, मैं वहां गया। मैंने उसी दिन उसको रिजाइन किया कि जान है तो जान है। उस दिन से मैंने वो काम छोड़ा। फिर मैं सोचने लगा कि कुछ ना कुछ बड़ा ही करना है। तो फिर मैंने ना, मेरे जिम में एक लेडी आती थी, मैंने उससे बात की कि भाई आप मुझे कुछ पैसे दे दो, लोन, मैं एक जिम खोलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, हम पार्टनरशिप करेंगे। तो हमने 2007 के अंदर एक जिम खोला। जिम में शुरू में हम 3 पार्टनर थे। पार्टनरशिप में बड़े हमने लॉस खाए, फिर हमने 2 पार्टनर रहे। मैंने कैसे जैसे और पैसा उधार किया और जिम खोला। फिर उसको हमने चलाया। वो जिम, मेरी मेहनत करी मैंने, और कुछ किस्मत ने साथ दिया, तो वो जिम बहुत अच्छा चला। मैंने फिर और बड़ा सपना देखा कि अच्छा, 2007 में इस जिम को बात बताऊं तो अनीता जी कपिल जी से हमारी पहली मुलाकात इसी जिम में हुई थी। अनीता जी कपिल जी हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने आए थे उस समय, शायद याद हो कपिल जी को। उस समय मैंने बड़ा और सोचा कि मैं एक बड़ा जिम खोलूंगा। तो मैंने
बड़ा जिम खोला मैंने, अपने घर को गिरवी रख दिया और जितने भी मेरी जमा पूंजी थी, मेरे को जहां जहां से पैसा मिल सकता था मैंने सब पैसा लेके जिम खोल दिया। मुझे बड़ा करना था, पैसा कमाना था। लेकिन उस समय भी अच्छा, मैं ये कह दूं कि आपको मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए होती है। मैंने मेहनत बहुत की, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ने उस समय साथ नहीं दिया। उसी समय जयपुर में मेट्रो का काम शुरू हो गया, और जब मेट्रो का काम शुरू हुआ तो लोग आना कम हो गए और हमारे खर्चे ज़्यादा थे, तो उसमें लॉस लगने लगा। तो मैंने उस जिम को छोड़ा और फिर अच्छा, उसी दौरान हमारा जो पुराना वाला जिम था उसको बंद करके मीनाक्षी ने बड़ा सपोर्ट किया उसमें। मीनाक्षी बहुत मेहनत करती थी, तो इसने अपना एक जिम स्टार्ट किया और ये उसको चलाती थी। मैं वो बड़े वाले जिम को, जो बड़ा हाथी हमने पाला था, उसको चलाता था, जिसके जिक्र भी आलोक जी कुछ समय पहले कर रहे थे कि उन्होंने वहां पर हमारे साथ उसको अटेंड किया था। और उसके बाद में दोस्तों मैंने बड़े जिम को छोड़ के एक छोटा जिम खोला, और ये हौसले की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास सिर्फ हौसला था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। पैसा नहीं था। मैंने वो जिम खोला, बिना मशीनों के मैं एक्सरसाइज कराया करता था। जिस दिन जिम का उद्घाटन था सिर्फ एक साइकिल थी मेरे जिम में, तो वहां स्टार्ट किया, खूब मेहनत की। लोगों से मेरे रिलेशन बहुत स्ट्रांग थे, तो जिम चलना शुरू हो गया। इसी दौरान, क्योंकि आलोक जी की उस समय गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी और मैं इतना हार्ड वर्क करता था, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करता था जिम की। तो सैटरडे संडे जब आलोक जी की छुट्टी होती थी तो वो मेरे जिम आया करते थे और वो एक्सरसाइज करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र सर, ये ना एक कंपनी है और आप आओ, कभी घर भी नहीं आए आप। मैंने कहा सर घर तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, सुबह से शाम तक मैं बहुत बिजी रहता हूँ। और उसी समय ना मुझे ये पता था कि आलोक जी एमवे बिजनेस करते हैं, और मुझे एमवे से बहुत सख्त चिढ़ थी। मतलब कोई एमवे वाले से मैं बात भी नहीं करना चाहता था। तो लेकिन उन्होंने ये बोला कि ना सर मैंने एमवे छोड़ दी। मैंने कहा आपने एमवे छोड़ दी, तो मैं घर आऊंगा आपके। तो मैं और मीनाक्षी इसलिए उनके घर चले गए थे उस दिन। और जब हम गए तो हमारे को कुछ भी पता नहीं था। आलोक सर ने जाते ही हमें एक कैटलॉग बताया, और क्योंकि मैंने तो दिमाग बंद ही कर रखा था, मुझे कोई कंपनी वंपनी करनी नहीं थी। उन्होंने बताया कि सर ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। मैंने कुछ नहीं सुना। उसके बाद में वहां पर नमकीन आ गई, बिस्किट आ गए, चाय आ गई, और 3-4 लोग और आ गए वहीं पर। कपिल जी, अनीता जी आए, मनीष जी आए, और थोड़ी देर बाद में ना तरुण जी भी आ गए। अच्छा, अब मैं वहां सुनना भी नहीं चाहता था और बैठना भी नहीं चाहता था। थोड़ी देर में तरुण सर ने एक बोर्ड वहां पर लगा दिया और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे कि उन्होंने एक कंपनी में काम किया, वो 70,000 तक पहुंचे, और अब ये एक नई कंपनी है। तो वो गोले गोले बनाने लगे और मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। हम सुबह 5 बजे उठ के जिम चले जाते थे, हम न नहाए थे न हम खाना खाए हुए थे, हमारा सर फट रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं उठूंगा, बीच में डिस्टरबेंस आएगा, तो ये जो बाकी लोग जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं इनको डिस्टरबेंस होगा, तो मैं इसलिए चुपचाप वहां बैठा रहा। और वो मीटिंग करीब 2-2.5 घंटे चली, और जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ना शाम को होटल मोरी विस्टा में मिलेंगे, जो जयपुर के अंदर है, तो वहां बहुत सारे लोग आएंगे। और मैंने मन में सोचा कि एक बार मैं घर चला जाऊं तो मैं कभी आलोक जी के से दोबारा मिलूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं इधर। मैं घर चला गया दोस्तों, और हमने अपने रूटीन के काम किए और फिर खाना खाया। तो क्योंकि हम शाम को खाना खा रहे थे तो हमारा सर फट रहा था उस दिन। तो मैंने और मीनाक्षी ने दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज हम जिम नहीं जाएंगे, आज हम सेंट्रल पार्क जाएंगे और वहाँ थोड़े से देर अपने जाके और फिर वापस आके घर पर रेस्ट करेंगे। आज हालत नहीं है जिम जाने की, क्योंकि आज का दिन तो हमारा पूरा हो गया है। हम जब वहाँ सेंट्रल पार्क गए तो वहां पर जाने के बाद में मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं हम एक बार मीटिंग भी देख ले। वो कह रहे थे कि कुछ ना मीटिंग है, बहुत सारे लोग आएंगे। तो दोस्तों हम होटल मोरी विस्टा में चले गए और वहां हम जाके पीछे बैठ गए। तो वहां पर डेमोस्ट्रेशन चल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब बेकार की चीजें, फालतू की चीजें, ये कंपनी आती है जाती है, बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, इस तरह की चीजें मेरे मन में ख्याल आ रहे थे। अच्छा, उस दिन ना उन्होंने बोला कि एक ये कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, और क्योंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री से था, मैंने कुछ प्रोटीन के बारे में पढ़ रखा था। तो उन्होंने बोला कि ये पीडिका स्कोर 1 है और ये इसकी प्राइस है, और अगर आज आप ये खरीदेंगे तो आपको ये 20% फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम लोग
वैसे भी प्रोडक्ट बेचते ही है, तो ये अच्छे प्रोडक्ट है तो हम इनको सेल करेंगे और कुछ पैसा हमें मिलेगा। इसलिए मैंने कपिल जी को उसी समय कहा कि मैंने कहा सर ये पैसे लो और आप मुझे ना प्रोडक्ट दिला दो। तो कपिल सर ने कहा कि आप एक काम करो नरेंद्र जी, इसका फॉर्म भरेगा तो आप ना, आपका वो आईडी चाहिए होगा। तो दोस्तों मैं तुरंत गया और रिसेप्शन पे जाके मैंने फोटोकॉपी कराई अपने लाइसेंस की, मैंने लाके कपिल जी को दे दिया। कपिल जी ने कहा कि सर ऐसे नहीं होगा, तसल्ली से करेंगे, ये ऑफर आपको कल भी मिल जाएगा, आप कल आ जाना 12 बजे ऑफिस, जिनके वहां पर कंपनी के ऑफिस। तो मैं दूसरे दिन गया तो मेरी मुलाकात वहां पर अनीता जी से भी हुई। और दोस्तों कुछ प्रोडक्ट जो मुझे लेने थे मैंने लिए। उसके बाद में ना अनीता जी ने कुछ मुझे एक ऑयल इनरिच मॉइस्चराइजर आता था और सोप और पेस्ट, ये 3-4 प्रोडक्ट और दे दिए कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, वैसे भी घर में काम आते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करना। और मैं लेना नहीं चाहता था इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मेरे को तो एक ही चीज नजर आ रही थी कि बस प्रोडक्ट बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो हम वहां से वो प्रोडक्ट लेकर आ गए घर पर और मैंने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। और घर में हमारी जो श्रीमती जी है, इन्होंने क्या है वो पेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, पेस्ट मुझे महंगा लग रहा था क्योंकि 100 रुपए का पेस्ट था उस समय। और इनके पायरिया था मुंह में ना, जब ये ब्रश करती थी तो इनके ब्लीडिंग होती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये तो खर्च हो जाएगा, फिर महंगा पेस्ट लाना पड़ेगा। ऐसे ही चल रहा था, साबुन हमने इस्तेमाल नहीं किया और वो पड़ा रहा। एक दिन जब मेरा कोलगेट में इस्तेमाल करता था, जब वो खत्म हो गया, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी ये वैसे भी तो बर्बाद कर ही रही है पैसे, तो क्यों नहीं अपन भी एक बार ये पेस्ट करके देखें, क्योंकि एक दिन में तो गरीब नहीं होंगे। तो मैंने वो पेस्ट इस्तेमाल करके देखा तो मुझे पता चला पेस्ट इतना बढ़िया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि हर आदमी को बताऊंगा कि ये जो बाजार का जो पेस्ट है ये इतना कचरा प्रोडक्ट है, बेकार प्रोडक्ट है। दोस्तों मैंने उसी दिन से फिर ठान लिया कि अब मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा लोगों को। अच्छा, धीरे धीरे उस समय मैं आपको बात बताऊं तो प्रोडक्ट्स, एक तो हमको फायदा तो हो ही रहा था पैसे में, उसके अलावा प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, इनकी प्राइसिंग बहुत बढ़िया थी, तो हमको बेचने में मजा आ रहा था। और बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मीटिंग्स में बुलाते थे तो हम चले जाते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था। फिर ऐसे करते करते ना, बीच में एक कहानी आपको शेयर कर देता हूँ, हो सकता है शायद आज थोड़ा सा सेशन लंबा हो, सॉरी सर। 3 व्यापारी है सर, और ये 3 जो व्यापारी है ना, इनको एक को एक महंगा पत्थर मिल गया। उसने दूसरे व्यापारी से कहा कि भाई ऐसा एक पत्थर है तो इसको एक बार जांचा जाए। उन्होंने फिर तीसरे व्यापारी से कहा, जो बड़ा व्यापारी था। तो इन्होंने आपस में कुछ बातचीत करी और उस पत्थर को खरीद लिया। दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे अपलाइन समझ गए होंगे, और मुझ पे बोझ आ गया। मैंने कहा हम तो फंस गए। तो ये प्रोडक्ट से हमको कुछ बेनिफिट भी हो रहा था, और हमें एक इवेंट मतलब एक कॉन्टेस्ट जीता हमने, और हम होटल क्राउन प्लाजा गए। क्राउन प्लाजा में गए तो वहां पर पहले दिन बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे थे और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम यहाँ से 10 लाख कमाते हैं, हम BMW चलाते हैं, फॉर्च्यूनर चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। मुझे लगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई पैसा ऐसा नहीं आता है और सब बेकार की बात है। लेकिन दूसरे दिन मैंने देखा तो उनकी गाड़ियां तो बड़ी बड़ी थी, तो मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि अगर ये फाइनेंस पे भी लाए होंगे तो कुछ पैसा तो कमाते होंगे। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट रहा वो ये था कि दूसरे दिन समीर मोदी जी जब इस स्टेज पर आए और उन्होंने अपने लीडर से ना परमिशन मांगी कि मेरे पास कितना समय है, कितना समय लीडर साहब मुझे दोगे ताकि मैं अपनी बात रख पाऊं। तो ये जानकर, और फिर उन्होंने अपने नंबर दिए, फिर उन्होंने कुछ बातें बोली जो मतलब सीधी इधर दिमाग पे लगी और इधर घर कर गई। उन्होंने कहा कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया है, लेकिन हम आज भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं है, और हर हिंदुस्तानी को आर्थिक आजादी मिले इसलिए उन्होंने मोदी केयर की शुरुआत 1996 में की है, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि उसके बीच में ना बाद में एक विदेशी कंपनी आ गई अंग्रेजों की, और लोग उसमें लग गए। और उन्होंने स्थिति बताई कि जब वो बाहर फॉरेन से कोई स्पीकर को बुलाते हैं, लीडर को बुलाते हैं, कामयाब व्यक्ति को, तो वो इंग्लिश में बोलता है, जिसको एक हिंदुस्तानी ट्रांसलेट करके बोलता है, और उसको ट्रांसलेटर को 5,000 रुपए मिलते हैं, यानी हिंदुस्तानी को 5,000 रुपए मिलते हैं, और जो स्पीकर होता है उसको 20 लाख रुपए मिलते हैं। और समीर मोदी जी ने कहा कि ये स्थिति हमको उल्टी करनी है, पलट देना है इस स्थिति को, और
हम ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे, ऐसी कंपनी को ग्रोथ देंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे कि हर हिंदुस्तानी जो है हमारा हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती में जाके विदेशों में बोलेंगे और अंग्रेज वहां पर डॉलर में टिकट खरीद कर सुनेंगे। तो मैं तो बस वही हो गया, मैं तो समीर जी का होके रह गया कि मुझे इस मूवमेंट का हिस्सा बनाना है, मुझे भी मदद करनी है आर्थिक हिंदुस्तान आर्थिक आजादी लाने के अंदर। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बिजनेस है, क्या इंडस्ट्री है, बस मैं तो मेरे धुन सवार हो गई, क्योंकि शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना है। और खैर, तो आगे अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, बस ये था कि मदद करनी है और लोगों से बात करने लग गए। और जब लोगों से बात करने लग गए, न तो मुझे कोई डेमो करना आता था, न मुझे कोई प्लान आता था, कुछ भी नहीं आता था, न मुझे ये भी पता था कि कपड़े कैसे पहनते हैं। और मैं मेरे पहले प्लान की आपको बात बताऊं तो हमने हमारे राजस्थान के जो वो थे ASM, उनको बुलाया, अखिल लूथरा जी नाम था उनका, और उसके बाद में मैंने कपिल जी, अनीता जी को भी बुलाया और मैं वहां चला गया मानसरोवर। कपिल जी ने कहा कि हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं वहां पर, ये कहीं दूर थे, कहीं शाहपुरा दिल्ली रोड पे थे। तो मैं वहां गया और दोस्तों, जो एक व्यक्ति कर सकता है ना वो सब काम मैंने किए। हमारे मूड से मैंने उसका फेस वॉश किया, मैंने उसको पेस्ट करवाया, बस मेरे मन में था कि कैसे भी ये व्यक्ति ज्वाइन कर ले। अच्छा, उसमें भी ये मेरे मन में ये था कि मुझे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना ताकि लोगों की जिंदगी बदले। मुझे लेकिन बताना नहीं आता था। तो वहां पर थोड़ी देर में हमारे ASM आए, उन्होंने इंग्लिश में बताया सब कुछ। फिर उसके बाद में कपिल जी, अनीता जी आए, और क्योंकि इनके बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो ये मेरे से कह के चले गए कि सर अब आप आके बात कर लो और हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, उस दिन ये सब कुछ होने के बाद में उस व्यक्ति ने मेरी बहुत बेइज्जती की। उसने मुझे कहा कि तुमको कपड़े पहनने का भी होश नहीं है, क्योंकि मैंने टी-शर्ट पजामा पहना हुआ था और मेरे पास कोई डेमो किट नहीं था। मैंने बस ऐसे ही कोई थैली में कुछ डाल के और इस तरह से मैं चला गया था। और उसने मुझे करके बताया, क्योंकि शायद उसने कोई नेटवर्क बिजनेस किया हुआ था पहले, उसने तेज आवाज में मुझे जोश के साथ करके बताया कि ऐसे होता है, वैसे होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने ना हमेशा एक चीज है मेरे में कि मुझे कोई भी नेगेटिव बोलता है ना, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। मैंने कहा भाई तेरे को करके दिखाना है, अब करके दिखाना है बस। तो उसके बाद से जो मेरे दिल पे लगी, और भी कई लोगों ने बोला जब मैंने मेरा ये सफर शुरू हुआ, तो जैसे मैं जिम चलाता हूँ तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा जिम बंद हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम्हारे जो तुम बोलते हो ना लाख रुपए आ जाएंगे, जब तुम्हारे लाख रुपए आ जाए ना, जब मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूंगा। दोस्तों, इन सब चीजों को मैंने पॉजिटिव लिया, तो मैंने सीखना शुरू किया। मैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाना शुरू किया। मैंने हमारे जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप होते हैं मैंने कोई मिस नहीं किया। और मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? कुछ एक बार इसमें देखना, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, हटाओ। मैं पानी पी लूं? तो दोस्तों, मेरे सीखने का सफर शुरू हुआ और मैंने सबसे सीखा। मेरे जितने भी चैलेंजेस थे मैं पूछता था, जैसे हमेशा मैं बोल दिया करता था जब अनीता जी, कपिल जी बोलते थे कि भाई सर आप थोड़ा टाइम ज्यादा दो इंडस्ट्री में, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने कहा एक दिन अनीता जी को, मैंने कहा मैडम मैं पहले ही 4 जिम चलाता हूँ, मैं करना चाहता हूँ बिजनेस, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। तो अनीता जी ने मुझे एक बुक दी थी, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, मैंने उसको पढ़ा और फिर मेरे समझ में आया कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और मैंने सारे काम पहले मैं खुद करता था, मैंने काम को डेलीगेट करना शुरू किया, लोगों में बांटना शुरू किया, जरूरी नहीं मैं ही सारे काम करूं। और फिर मैंने टाइम टेबल बनाया अपना। और ये सब मैंने कोई मेरा बिजनेस बंद नहीं किया, मैंने मेरे 4 जिम चलाए। और मैं मेरा शेड्यूल बता देता हूँ आपको, मैं 5 बजे उठता था, नहा के, चाय पी के, और सुबह 6 बजे से पहले जिम पहुंच जाता था। 12 बजे तक मैं वहां पे काम कराता था।
उसके बाद में वहीं पर मीनाक्षी मेरा लंच ले आती थी, अखिलेश जी कई बार मेरे साथ वही लंच करते थे, मैं लंच करता था अपना, फिर वहीं से मैं तैयार होता था, फिर वहीं से मैं बिजनेस के लिए बाहर निकलता था, फिर शाम को 4 बजे आके मैं वापस जिम में एक्सरसाइज कराता था, फिर 9 बजे तक करता था, फिर 9 बजे के बाद में भी हम लोग बिजनेस के बारे में बताया करते थे लोगों को। जैसे मैं अगर बात करूं तो हम लोग बीकानेर जाया करते थे, और देशभक्ति तो थी लेकिन देशभक्ति से काम नहीं चलता है, पैसे भी चाहिए होते थे। हम लोग जब मैं बताऊं, हम लोग जब बीकानेर जाते थे तो पहली बार जब हम गए, हम लोग निकले थे घर से करीब 3 बजे, और वो 350 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। हम 7-8 बजे तो करीब वहाँ बीकानेर से पहले हमने चाय वगैरह बिस्किट खाया, और फिर हम वहाँ गए और हम लोगों को जब बताते थे, क्योंकि मुझे बताना ही नहीं आता था, मुझे आता ही नहीं था कुछ भी, तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन हम वहां पर बता रहे, जैसे जो भी कुछ आता था मैंने बताना शुरू कर दिया। वहां पर वो जैसा भी सुनते, कभी किसी को कोई टेंट वाले को बुला लेता था, कभी कोई क्या बोलते कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर, कभी कोई कस्टम का आदमी, ऐसे करके हमारा टाइम वेस्ट करके हम वहां से फिर रात में निकलते थे। दोस्तों इतना टफ होता था ना वो, रात में आते थे, और क्योंकि हमने इस बिजनेस से पैसा कमाया नहीं और मेरे पर लोन कर्जे बहुत सारे थे, तो मैं रात में खाना नहीं खाता था, हम रात में भी एक चाय पीते थे, और उस समय मुझे कार भी चलाना नहीं आता था। तो जो मेरे साथ विक्रम जी जाया करते थे, विक्रम जी बोले कि सर अब मुझे रेस्ट करने दो, मुझे नींद आ रही है, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता था, ठीक है आप साइड में बैठो, मुझे चलाना है, क्योंकि मुझे सुबह पहुंचना है और मुझे वापस जिम स्टार्ट करना है। क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण था, मैंने इसमें आते यही ठाना था कि मुझे बड़ा करना है, और उसके पीछे तरुण सर का बहुत बड़ा हाथ है। तरुण सर हमेशा यही बात बोलते थे जब भी मिलते थे, सर आप बहुत बड़ा करोगे, सर आप में बहुत कुछ है, आप ना देखना बहुत बहुत आगे जाओगे सर आप। वो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते थे। तो दोस्तों मैंने सीखना शुरू किया, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना शुरू किया, प्रोडक्ट्स में मास्टरी की, और मेरा आज भी चैलेंज है, मैं इसके वीडियो भी डालूंगा, कि कम से कम हेल्थ के जो अपना वेल कैटेगरी है ना, उसके अंदर तो कोई बोल नहीं पाएगा इतना। इतनी मास्टरी की, लोगों से सीखा, डॉक्टरों से सीखा, ट्रेनिंगों में गए, किताबें पढ़ी, बहुत सीखा। प्लान मेरे कभी समझ में नहीं आया, आज भी मैं प्लान के अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आज भी मैं आलोक जी से पूछ लेता हूँ। अभी लास्ट मंथ में मैंने पूछ लिया कि सर ये पीवी क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आता, बहुत गलतियां की, बहुत चेक भी गिरे, कई गलतियां करी, क्योंकि नहीं आता था। तो ये सब चलता रहा, लेकिन जाते रहे, फिर ना कुछ लोग मिलना शुरू हुए, जैसे सरद अग्रवाल जी को जब मैंने बताया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने आए थे, हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मेरे कहने पे उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी मोदी केयर शुरू किया। अखिलेश जी हमें मिले, उन्होंने शुरू किया। त्रिलोक जी मिले, अच्छा उस समय तक मैं बहुत सीरियस नहीं था, त्रिलोक जी जब आ गए तो त्रिलोक जी ने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया, और मैं इस समय तक मोदी केयर में पार्ट टाइम कर रहा था। और मैं मतलब इतना श्योर नहीं था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि आर्थिक आजादी दिलानी है, खुद की आजादी आई नहीं थी। लेकिन जब ये त्रिलोक जी नौकरी छोड़ के आ गए तो मेरे पे थोड़ा प्रेशर आ गया, मैंने कहा यार इसने तो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों मेरे ऊपर जब ये प्रेशर आया कि भाई हम जिन लोगों से ये प्रोमिस कर रहे हैं कि हम उनके सपने पूरे करेंगे, और हम खुद ही अभी तक पूरे 100% नहीं है, तो फिर मैंने ना अपने जिम को छोड़ा। फिर मैंने जिम्मेदारी मीनाक्षी को संभाई कि मैंने, मैडम आप इस जिम को संभालो और मैं मोदी केयर करूंगा। तो इस तरह से दोस्तों लोग मिलते रहे, जिन जिनको भी मैंने, कोई कैसे मिला, एक हमारे रिश्तेदार थे उनको मैं 3-4 साल से फॉलो अप कर रहा था, वो भी अभी हमारे साथ बिजनेस में, मेरा बिजनेस यूपी चला गया, गंगानगर चला गया। एक बार अमित भटनागर जी हमें मिले ऑफिस के अंदर, तो वो कुछ बात कर रहे थे, मैं ये रिलेशन की बात बता रहा हूँ। तो वहां पर ना वो एएसएम से बात कर रहे थे कुछ एमवे को लेकर, और जैसे एमवे का नाम लिया तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो मैंने अमित जी को कहा कि भट्टागर जी आप एक काम करो, मेरे साथ जिम चलो, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने उनको कॉफी वॉफी पिलाई और बात शुरू करी, तो हमारे विचार मिले, और फिर वो हमारे साथ में आगे, वो बोले कि मुझे भी ऐसी इंडियन कंपनी की जरूरत है। और मजा आ गया दोस्तों, कई लोग मिले, प्रवीण जी आ गए, अमित गुरजानी जी आ गए, बहुत सारे लोग मिलते रहे। वो इसलिए मिलते रहे क्योंकि एक लाइन ध्यान रखी, बीच में कई ऐसे पड़ाव आए जब मैं छोड़ के भाग जाना चाहता था। बीच में मुझे ऐसा लगा कि ना अपनी खुद की कंपनी शुरू कर लो, मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर कंपनी बना दी है। बाद में जब सब कुछ कर लिया, मैंने किसी की बात नहीं मानी, उस समय मुझे कपिल जी ने, तरुण जी ने, सब ने बोला कि सर इससे बढ़िया आप मोदी केयर में ज्यादा फायदा करोगे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई, मैं करके ही माना, और वहां पे लॉस खाया मैंने।
क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि मैं जितनी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं खाली पैसे को ही मैनेज कर रहा हूँ, और इसमें मैं एक वो भयंकर वाली उसमें फंस चुका हूँ मैं, चक्रव्यूह में, जिसमें कोई और फायदा भी नहीं है। तो क्यों नहीं मोदी केयर को फुल टाइम प्रमोट किया जाए। जब तक मेरा और जो है इस पे विश्वास बढ़ गया था, क्योंकि लगातार जो हमारे लीडर्स है वो भी ग्रो कर रहे थे, अब कार्य बदल रहे थे, इनकम बढ़ रही थी, और मेरा भी विश्वास बढ़ रहा था और सक्सेस भी आ रही थी। तो फिर मैंने मोदी केयर ही करने का यहाँ पर डिसीजन लिया। और उसके पीछे कुछ चीजें रही, जैसे मैं बोल रहा था कि तरुण सर हमेशा बोलते थे डोंट क्विट, जस्ट डू इट। ये लाइन मैंने हमेशा, ये समझ लो कि मैंने छाप रखी है, डोंट क्विट जस्ट डू इट। तो बस छोड़ना तो है ही नहीं, बस करना है। और जब कामयाबी मिलने लगी तो फिर मजा भी आने लग गया। जब मैं इस बिजनेस से पहले हमारे कोई सपने थे नहीं, क्योंकि सपने सारे खत्म हो चुके थे। मतलब किस चिड़िया का नाम होता है ना, ड्रीम, ये निकल चुका था हमारे जिंदगी से। तो मैं मोटरसाइकिल चलाया करता था सेकंड हैंड कवासाकी बजाज। जब इस बिजनेस में आया उससे पहले मैंने एक 50,000 की मारुति 800 खरीदी, मेरी पहली कार थी वो। फिर समझ में आ गया कि इससे तो काम चलेगा नहीं। फिर मैं अपने सपनों की एक बड़ी गाड़ी लेकर आया, क्योंकि एक आम आदमी ऐसे सोचता है कि एक कार कोई सी भी हो उसमें 5 लोग ही तो बैठते हैं। तो मैं फिर लेकर आया अल्टो 800। और दोस्तों मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस से उसको चलाता था जैसे मर्सिडीज भी क्या होती है। लेकिन मुझे उससे पता चल गया कि भाई इससे है ना आप ज्यादा लंबा नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, ये कंफर्टेबल नहीं है, बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। फिर मैंने थोड़े ही समय बाद में सब अपने लीडर से कंसल्ट करके उन्होंने कहा कि ना सर आप ये होंडा सिटी ले लो, जबकि मेरे को भी कोई सोची भी नहीं थी। और मैं पहली होंडा सिटी मेरी गाड़ी में बैठा था, मैं होंडा सिटी कार खरीदी। और अभी मैंने मर्सिडीज जीएलसी ले ली है। मार्च में लॉकडाउन हो गया इसलिए वो डिलीवरी उसकी रुकी हुई है, पेमेंट उसका किया जा चुका है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे उसका। और इसके साथ में अगर हम विदेश यात्राओं की बात करें तो पहले उसकी भी एक घटना है। जब मैंने पहला अपना ट्रिप क्वालिफाई किया टर्की, तो मैं नहीं जाना चाहता था टर्की। मैंने कपिल जी, अनिता जी को, आलोक जी को, सबको मना कर दिया कि सर मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर आपका ये वेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा सर हो जाए, मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि हमारे है ही नहीं सपने। फिर तरुण जी का कॉल आया, तरुण जी ने कहा कि सर आपको जाना है। मैंने कहा सर मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा सर, मेरी तो टीम में भी कोई नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप भी किसी की टीम का हिस्सा हो, आप जाओगे तो आपकी टीम भी आगे जाएगी। तो ये मैंने सोचा अरे वाह ये तो जरूरी है, टीम को अगर इंस्पिरेशन मिलेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। तो इसलिए मैं टर्की गया। और दोस्तों मैं मेरे बारे में बता दूं, क्योंकि मैं जब भी बाहर होता हूँ किसी भी होटल में, कहीं भी मैं फॉरेन ट्रिप होता हूँ, तो मैं खाना ही नहीं खाता। तो मेरे लिए ये, क्योंकि मुझे घूमना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, लोगों को बहुत पसंद है। अगर लोग मेरी वजह से अगर मोटिवेट होंगे ना तो मैं हर वो काम करूंगा जिससे लोगों की जिंदगी बदले। तो मैं इसलिए जाता हूँ और पूरी दुनिया घूमूंगा और लोगों को घुमाऊंगा। उसके बाद में हम लोग फिर दुबई गए, फिर बैंकॉक, पटाया गए। अभी हम लोग पिछले साल सिंगापुर गए थे, मलेशिया गए थे क्रूज के ऊपर। अभी कुआलालंपुर का ट्रिप क्वालिफाई किया और हर साल जाएंगे। अगर हम पैसे की बात करें तो हम लोग 5 लाख रुपया अभी अर्निंग कर लेते हैं हमारे बिजनेस को सारों को मिला के। और अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमको इसमें 2020 के अंदर 10 लाख रुपए का चेक करना है। ये पीछे इमेज लगी हुई है, पीछे ऊपर इसके गाड़ी भी लगी हुई है, तो गाड़ी तो हमने ले ली है। अब ये 10 लाख का चेक करना है और 500 लखपति मुझे क्रिएट करने हैं और 500 कार मैं अपनी टीम में लेकर आऊंगा। और दोस्तों मैं इसके लिए एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपसे ना, आप हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, अगर आप ठान ले, आप लोगों से बात करें और अगर आप ये ठान ले मिशन 100 लॉयल्टी, अगर आप 100 लोगों को लॉयल्टी करा दें, चाहे कैसे ही कराना पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको, अगर आप 100 लॉयल्टी करा देते हैं तो आपको इस बिजनेस में पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लेवल भी आ जाएंगे, आपकी टीम भी बन जाएगी, आपके चेक भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये मेरी स्टोरी थी। मैंने कोशिश करी कि कुछ मैं शायद आप लोगों को बता पाऊं, क्योंकि जैसे मैंने मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहा, और अगर मैं मोदी केयर ज्वाइन नहीं करता तो शायद ये जो मैं आज बातें कर रहा हूँ
ये जो मैंने कोट पहना हुआ है ना, ये भी मैं शायद कभी पहन नहीं पाता। और हमारे कुछ लीडर्स ने कहा था, क्योंकि एक जो कंपनी है एमवे, वो वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि लोग है ना बड़े सूट बूट पहन के जाते हैं, और उनके चाहे भले इनकम आए चाहे नहीं आए, और वो टाइटल बदले नहीं बदले, वो क्या करते हैं अपने स्कूटर में रखते हैं और वहां जाते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, और उनके पास एक ही सूट होता है चाहे 10 साल हो जाए। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मेरा जब भी लेवल चेंज होगा, टाइटल बदलेगा, तो मैं हर बार सूट सिलाऊंगा, और मैं हर बार सूट सिलाता हूँ। ये पावर है मोदी केयर की। और मोदी केयर जैसा कोई भी कंपनी नहीं है पूरी दुनिया में। ये कंपनी नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये अटूट बंधन है, ये दिलों से दिल को जोड़ने का बिजनेस है। ये बिजनेस आसानी से समझ में नहीं आता, ये इस बिजनेस में जब हम आ जाते हैं ना तभी समझ में आता है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत हेल्प की, हमने बहुत गलतियां की, बहुत नादानियां की, लेकिन वो हमेशा हमें छोटे बच्चों की तरह सिखाते रहे। इस बिजनेस में ही आपको केवल एक परिवार मिलता है जो आपकी केयर करता है, चाहे किसी भी हालात में हो। तो हमें इतने बढ़िया हमारे जो मेंटर्स है, जिन्होंने, हम तो सीखना ही नहीं चाहते थे, करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मतलब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने तो बस ये है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये मैं आ गया अंदर। बाकी ये सब हमारे मेंटर्स ने हमें करवाया, सिखाया, वो जैसा बोलते गए हम करते चले गए। तो दूसरा लेसन ये है कि आपके जो इस बिजनेस में स्पॉन्सर है या जो आपके अपलाइन है, वो जो आपको कहते हैं ना, आपको केवल उनकी बात माननी है। अगर आप उनकी बात मानते रहेंगे तो आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद तो रोक ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें रही। और समीर मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आज लॉकडाउन के अंदर भी क्या सोच है उनकी, कैसे सब चीजें कर रहे हैं, क्या क्या डबल पीवी, कभी क्या एक्सटेंड कर देना, लॉयल्टी को कम कर देना, और पता नहीं अभी मई में वो क्या लाने वाले हैं। और मैं तो ठान के बैठा हूँ कि आज तक जो मेरा बिजनेस मैंने किया नहीं ना, वो मैं मई के अंदर कर दूंगा, और इस ऑनलाइन से ही कर दूंगा मैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरी साइड से इतना ही है, और मैं होस्ट बना रहा हूँ वापस आलोक जी को। एक बार आलोक जी को मैं होस्ट बना लूं। आलोक सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सो मच। और रोंगटे खड़े कर दिए आपने आज, रियली बता रहा हूँ मैं। और सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिनों के बाद सुन के। और मतलब जबरदस्त वो सारी चीजें मुझे याद आ गई कि कैसे आप बिजनेस में आए थे और उस समय आप क्या थे, और आज जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आप बात करते हैं, मतलब मैं कहूंगा कि ये चीजें ना पैसे से नहीं तुल सकती हैं। जो चेंज आप लोगों ने दिखाया है फैंटास्टिक, और बहुत प्राउड होता है, बहुत गर्व होता है हमें जब आपको आज इस तरह से देखते हैं। तो मीनाक्षी जी, नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद वो सारी चीजें, सक्सेस जर्नी अपनी हम सबसे शेयर करने के लिए। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को इतना बड़ा मैसेज आज गया होगा इस स्टोरी से कि कितने चैलेंजेस फेस करके कितना हार्डवर्क आप लोग अपनी जिंदगी में करते थे और आज भी करते हैं। पर आज वो हार्डवर्क क्या स्मार्ट वर्क में तब्दील हो चुका है। पर जो जर्नी आपने पूरी बताई आज, अब मुझे लगता नहीं है सर इतना हार्डवर्क, मैं तो हमेशा जब भी होता हूँ, मैं सबसे बड़ा हार्डवर्क का एग्जांपल आप दोनों का देता हूँ, मैं जहां भी होता हूँ, कि अगर कोई हार्डवर्किंग कपल है तो वो ये कपल है। क्योंकि मैंने आपकी लाइफ को बहुत क्लोजली देखा है, आप सुबह उठ के कितनी जल्दी उठते हैं, रात को कितनी लेट सोते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, घर को संभालते हैं, 4-4 जिम संभाल रहे हैं, बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। मतलब सल्यूट यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। और आपके जितनी मेहनत कोई कर ले तो पता नहीं उसका क्या हो जाए, वो काम ही नहीं कर पाया। थैंक यू भैया। और बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान आप इस बिजनेस में बनाए, अपने जैसे ऐसे चुनिंदा हीरे अपनी टीम में आप क्रिएट करें। और जिस मिशन से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद बनाना, वो पूरा हो, उस मिशन में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी हो। तो थैंक यू सो मच सर, लव यू। और बहुत अच्छा लगा आज हमको, हम सबको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी आपको सुन रहे होंगे ना, सबके रोंगटे खड़े हो गए सर आज आपकी स्टोरी को सुन के। तो मैनी मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ना, चैलेंजेस कुछ भी नहीं होते, आपने सिर्फ ठानना है। अगर आप ठान लेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी, और आपने हमेशा बड़ा सोचना है। इस सारी सक्सेस के पीछे एक ही चीज है कि हमने हमेशा बड़ा सोचा, छोटा कभी सोचा ही नहीं। और खुद के लिए नहीं सोचा। आदमी को तकलीफ जब भी होती है जब आप खुद के लिए सोचते हैं ना, जब आपको परेशानी आएगी। अगर आप लोगों के लिए सोचेंगे, अगर आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं,
तो इसका एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, वो खुद के लिए नहीं सोचते, वो पूरे देश के लिए सोचते हैं, इसलिए आज वो देश के प्रधानमंत्री है। तो अगर आप लोगों के लिए सोचेंगे, दूसरे लोगों के लिए सोचेंगे, उनकी कामयाबी के लिए सोचेंगे, तो मैं गारंटी है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी और आप सबसे ज्यादा कामयाब बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले कपिल सर और अनीता मैम को यहाँ पे लाऊं और उनके हम कमेंट सुने, उनके हम व्यूज सुने आज के आपके जबरदस्त सक्सेस स्टोरी और सक्सेस सेमिनार के ऊपर। तो कपिल सर प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच आलोक। एंड क्या बोलूं मैं नरेंद्र जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी और मीनाक्षी जी की जो असली पावर है वो आपकी सिंपलिसिटी है, आपका आपका जो नेचर है कि आप लोगों के लिए सोचते हैं, आप बहुत हम्बल हैं, ग्राउंड टू अर्थ हैं, और बहुत सारी यही यही एक लीडरशिप की पहचान है नरेंद्र जी। और क्योंकि हमने आपको बहुत शुरू से देखा है, आपके साथ बहुत शुरू से काम किया है, और मुझे भी पता है, जैसे कि आलोक ने बताया कि आपकी जितना काम कोई कर ले अगर, तो शायद वो अगले दिन उठे नहीं, लेकिन आपने उस इतने स्ट्रगल में भी आपने इस बिजनेस को किया है और आप कर रहे हैं, और आज आप यहाँ पे एक नए नए टारगेट्स अचीव कर रहे हैं और नए नए मिशन लेते जा रहे हैं। और ये देखिए, बिना सिस्टम के ये कुछ पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है, तरुण सर का जो सिस्टम है, आज जो उनकी छत्र छाया में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, द रियल क्रेडिट्स गोज टू तरुण सर, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है और हम इन्हीं मीटिंग्स का प्रोडक्ट हैं। और आपने जो चेंजेस किए हैं, क्योंकि मुझे याद है कि पहले जब हम आते थे तो आप लोअर टी शर्ट में रहते थे, और आज आपसे जब भी मिलते हैं तो आप सूटेड बूटेड रहते हैं, आपकी कार के अंदर बुक्स रहती हैं, आपकी टेबल पे बुक्स रहती हैं, आप हर वक्त अपने आप को ट्रेंड करते जा रहे हैं। और जो स्टोरीज और जो अभी तो मुझे पता है, ये 1 घंटे में आप अपनी जर्नी कवर भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो बताया है उससे बहुत सारे लोग आज वो होप लेकर जाएंगे कि अगर इतना सिंपल कपल इस बिजनेस को इतनी इतनी खूबसूरती से बिल्ड कर सकता है, आज इतने फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर सकता है। और और मीनाक्षी जी, शानदार, मजा आ गया आपने जिस तरीके से अपनी स्टोरी को शेयर किया, क्योंकि मुझे पता है आप भी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ लीड करते हैं, किस तरीके से एक ट्रेडिशनल फैमिली में बिलोंग करते हुए, और आप इस बिजनेस को भी बिल्ड करते हैं, नरेंद्र जी का भी पूरा साथ देते हैं, और आप पूरे जिम्स को भी संभालते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू। और मैं मैं मैं, मैं चाहूं तो शायद एक दिन आप लोगों के लिए पूरा बोल सकता हूं, लेकिन रियली यू डिजर्व इट, और आपने अपने आप को प्रूव किया है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, इसी तरीके से आपकी टीम के अंदर नए नए टाइटल्स आते रहें, इसी तरीके से आप अपने सभी सपनों को पूरा करें, यही मैं आशा करता हूं, और इसी तरीके से आप ग्रो करते रहें। रियली मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, और sir. बहुत बड़ा करेंगे सर, बहुत बड़ा करेंगे, अभी स्टार्ट ही हुआ है सर। हाँ, नहीं, वो मुझे पूरा यकीन है कि अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो हमने हाँ सीखा ही है, अभी तो सीखना शुरू ही किया है। हाँ, अभी तो आप बहुत भयंकर होगा। वो एक मेरे को एक कोट याद आ रहा है कि अभी तो नापी है गजबर जमीन हमने, और अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो वो आपके लिए बिल्कुल सूट कर रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं किया है और अभी तो करेंगे, और वो धमाका करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप वो धमाका करोगे कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखेगी, और आपको, आपके परिवार को आप पे नाज होगा, आपके दोस्तों को आप पे नाज होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुदेव हैं तरुण सर यहाँ पे, तो आलोक, आप तरुण सर को अनम्यूट कीजिए, और तरुण सर भी मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे नरेंद्र जी के और मीनाक्षी जी के बारे में हमसे बात करने के लिए। तरुण सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू तरुण सर। और मैं एक बात कहना चाहूंगा सर यहाँ पे कि जैसे अभी कपिल सर ने कहा ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय यू, और हीरो की पहचान जौहरी को ही होती है सर, और आप वो जौहरी हैं।
आप वो पारसमणि है जिसने हम जैसे लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन आपने हमें वो हौसला दिया, और जिसकी वजह से आज हमारी जो भी सक्सेस है वो है सर। सो ये सारा क्रेडिट आपको है, कपिल सर, अनीता मैम और आप जैसे मेंटर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है सर। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आलोक। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कुछ कनेक्शन आज पुअर हो गया है अभी। हेलो, अभी आ रही है सर आवाज आपकी? देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? आई थिंक मेरे कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आज आपके सामने नहीं आ पा रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको ऑन करने की, बट ये ऑन हो नहीं पा रहा है। बट एनी हाउ, नरेंद्र जी, आपकी दो चीजें जो मैं हमेशा से, जिसने मुझे आपके बारे में ये कहने को मजबूर किया कि यस यू कैन डू दिस एंड यू विल डिजर्व दिस, आप बहुत बड़ा करोगे, उसमें एक थी आपकी धुन, एक थी आपकी लगन। जो धुन चढ़ गई आपको, फिर वो उतरती नहीं है जब तक वो पूरी ना हो जाए। जैसा कि अभी भी आपने ये मेंशन किया कि प्लान, अभी भी कई बार आप आलोक जी से पूछने के लिए चले जाते हो कि आलोक जी प्लान में यहाँ कैसे है, और बस आपको एक धुन सवार है कि मुझे ये कुछ कर लेना है बस। और मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये धुन है जो यस माय डॉटर हैज केम एंड उसने ऑन कर दिया। ये अब मुझे आ नहीं रहा था ये ऑन करना। वो भी आपकी मीटिंग देख रही है दूसरे फोन पर। और ये जो धुन है ना, ये जो सनक चढ़ती है ना दिमाग में, ये जिंदगी में कुछ करवाती है। मैंने भी मेरी स्टोरी में शेयर किया है कि मुझे मालूम नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, बट मुझे, आपको घूमने का शौक नहीं है, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मैं आज भी नई नई जगह करना चाहता हूँ और मैं जाता भी हूँ हमेशा छुट्टियों में। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ। तो मुझे मोटिवेट किया था इस इंडस्ट्री में आने के लिए एक दुबई ट्रिप ने, और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे नहीं होगा, बट बस वो एक धुन सवार हो गई थी, वो एक जुनून, नहीं मुझे ये ट्रिप क्वालिफाई करना है, और मुझे मालूम भी नहीं था। और मैं वो, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर पता नहीं, शुरू में तो जब आए थे तब तो हो गया था, अब होता नहीं है। तो शुरू में जब वो आए थे, शुरू में उनके सबके एक धुन सवार थी, एक जुनून सवार था कि ये करना है। और बाद में हम सब लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं, हम सब लोग चुनने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और इसलिए हम चूक जाते हैं, हम कर नहीं पाते। अगर ये धुन हमेशा सवार हो जाए, हमेशा, जब जब आपको कोई चीज मिले और दिमाग में धुन सवार हो जाए कि बस ये करना है, तो वो हो सकता है, चाहे वो आपको आती हो चाहे आपको नहीं आती हो। दूसरा, जो आप में देश प्रेम है, जो आप में देश को सेवा करने की जो भावना आपके अंदर है, जब मैं लगता है कि यस, मैं तो कभी भी आपका नाम लेता नहीं हूँ, जब भी मेरी कपिल, कभी भी आपका नाम नरेंद्र खुरैनिया मेरे मुंह से कभी निकलता ही नहीं है। तो मैं तो मिस्टर भारत कह के बुलाता हूँ या भारत माता कह के बुलाता हूँ आपको हमेशा से। और तो मतलब पता नहीं क्यों, मतलब वो आपके लिए एक रिगार्ड अंदर से निकलता है। तो एक ये जो जिद है और एक ये जो जुनून है आपका, ये मुझे बहुत पसंद है आपके अंदर। और डेफिनेटली अभी तो गज भर जमीन ही नापी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और मैं आज फिर दावे से कह सकता हूँ, आप वो करोगे जो अभी तक आपने भी नहीं सोचा है। डेफिनेटली आप वो करेंगे जो अभी तक आपने भी कल्पना नहीं करी है। तो मैं कल मोस्ट लाइकली, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कल कुछ कल्पना करवाऊंगा आप सबकी। कल शायद 10 बजे हम एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल फ्रंटलाइन फर्स्ट लीडर्स का लेंगे, जिसमें मैं आपको जरूर इनवाइट करना चाहूंगा वहां पे। अभी आप नहीं हैं, आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा। तो इट्स हैपनिंग, कुछ बहुत बड़ा करना है पूरे हिंदुस्तान में। आज भी हमारी टीम नंबर 1 है, और ये चैलेंज लेके चल रहा हूँ, ये अपने आप पे एक सनक लेके मैं चल रहा हूँ कि ये टीम हमेशा नंबर 1 रहेगी। और ये टीम सिर्फ नंबर 1 नहीं रहेगी, ये टीम वो बन जाएगी कि ऐसी टीम कोई होगी नहीं हिंदुस्तान में। और मुझे आप जैसे दोस्त जब हमारे साथ हैं,
कपिल जी हैं, आलोक जी हैं, आशुतोष जी हैं, सभी बड़े लीडर जब हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली हवाओं का रुख हम ही बदलेंगे। 100% विश सर। यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आलोक जी। थैंक यू सो मच तरुण सर। और आपने बहुत ही एक मैं कहूँ तो एक बहुत वैल्यूबल टीचिंग आज हम सबको दोबारा से दे दी कि जुनून वापस से पालना पड़ेगा। जो हमने शुरुआत में इस बिजनेस को जैसे बिल्ड किया था, वो जुनून हमें हमेशा अपने दिमाग में सवार होकर काम करना पड़ेगा। तभी हम इंडिया की नंबर 1 टीम बन पाएंगे, तभी हम भारत को आर्थिक आजाद कर पाएंगे, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। मिशन बहुत बड़ा है और उसके लिए जुनून सर पे होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच तरुण सर। और यहाँ पे अनीता जी भी हैं जो वन मोर थिंग, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं। कल हमारा जो सेशन है, कल हमारा सेशन 5 बजे ना होकर के कल 6 बजे होगा। और कल बिकॉज कल 4 बजे हमारी मैनेजमेंट टीम और एडवाइजरी काउंसिल और समीर जी की कल मीटिंग है 4 बजे। सो 4 से 5 की संभावना है, लेकिन 5:30 बज सकते हैं आराम से। तो मैं नहीं चाहूंगी मैं कल की मीटिंग मिस करूं, बिकॉज कल का दिन बहुत 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 धुआंधार वापस से होने वाला है। जैसे आज जिसने भी मिस किया उसकी शायद कुछ गड़बड़ है। सो कल हमारे साथ होंगे हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी। और कल जो बात होगी, कल बात होगी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। कल हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हमारी नहीं कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स पर। और कल हमारे मेहमान होंगे शरद चौधरी जी, जो कि नेशनल ट्रेनिंग हेड हैं। और जरूर आप उनको अटेंड करिएगा, डोंट मिस हिम। सो कल 4 से 6, 4 से 5:30, पौने 6 तक हमारा मैनेजमेंट समीर जी और एडवाइजरी काउंसिल है। और उसके बाद हम आपको 6 बजे वापस मिलेंगे कल। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो एट 6 PM। ओवर टू आलोक जी। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारी ग्रेट मेंटर अनीता मैम आज हमारे साथ आ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके हम वैल्यूबल कमेंट जरूर लें आज की इस ट्रेनिंग पे। अनीता मैम प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। और आज का बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे सेशन। मैंने नरेंद्र और मीनाक्षी जी को सुना तो मुझे पुराने दिन याद आ गए कि किस तरीके से नरेंद्र जी और मीनाक्षी जी को हम इस बिजनेस में लेके आए थे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, इनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। लेकिन जब ये बिजनेस में आए तो इन्होंने उस डेडिकेशन और पैशन के साथ मोदी केयर को किया कि आज ये आप लोगों के सामने एक जीबीडीडी कपल के रूप में खड़े हैं। और मुझे याद है मीनाक्षी जी ने जितना स्ट्रगल किया है अपनी फैमिली में है, या कहते हैं ना कि ससुराल में सब चीजों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, और मीनाक्षी को मैंने वो सब चीजें मैनेज करते हुए देखा है। क्योंकि इनकी फैमिली में इनको सूट पहनना भी अलाउ नहीं है, और इनकी मदर इन लॉ है जो इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं और आज भी अलाउ नहीं करते हैं। फिर भी इन्होंने जैसे स्टोरी में बताया कि एक दिन में 7 बार कपड़ों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, और इतने सालों तक करते रहना। लेकिन आप ये देखिए जब किसी काम को हम कंटिन्यू करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो मीनाक्षी को सैल्यूट करती हूँ मैं इस बात के लिए कि बहुत अमेजिंग तरीके से मैनेज करती हैं सब चीजों को। और सुबह जल्दी 4 बजे उठ के फिर ये 7 बजे जिम पहुंचती हैं, वो रात को 10 बजे वापस जिम से घर जाना, बच्चों को संभालना, सर को पूरा सपोर्ट करना। तो दोस्तों ये कहती है फैमिली बिजनेस है, और जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज जितने भी लीडर्स जितनी जल्दी सक्सेसफुल हुए इतने कम टाइम में, उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके फैमिली का पीछे से सपोर्ट रहा, और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत बड़ी सक्सेस के साथ यहाँ पे खड़े होंगे। तो बहुत जबरदस्त लगा मुझे सेशन, नरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और सर को मैंने जो देखा है ना चेंज होते हुए, सर मतलब बिल्कुल भी जब हम इनको देखते थे ना तो बड़ा वो लगता था कि इतना इतना सिंपल कपल ही किस तरीके से बिजनेस करेंगे। और आज देखिए नरेंद्र सर सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करते हैं, और सर का सक्सेस का कोई भी रीजन नहीं है। सर इतनी बुक्स पढ़ते हैं, इतनी ट्रेनिंग्स बनाते हैं अपनी, सर को बोलना भी नहीं आता था, और आज किस तरीके से पूरे अपनी सक्सेस स्टोरी इन्होंने बताई, अपनी पूरी टीम को ट्रेन करते हैं।
तो दोस्तों, जब कहते हैं ना कि आप काम करते हो तो सफलता आती है, तो लोग आपके पीछे अपने आप आते हैं, और आज वो दिन आ चुका है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सेशन, और थैंक्स करना चाहूंगी हमारे महागुरु तरुण सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें जयपुर में दी और हम लोगों की जिंदगी बदली। कहते हैं ना कि शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू वेरी मच। और कल का जो सेशन है उसके लिए मैं अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत हमारे फेवरेट हैं शरद चौधरी जी, और उनकी जो ट्रेनिंग्स है, वो कहते हैं ना मोस्ट वांटेड ट्रेनर है, उनको सुनने के लिए बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। और दोस्तों, कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को आप ट्रेनिंग में लेके आइए, आप खुद सीखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि शरद जी का बहुत ज्यादा स्पेशल सेशन होने वाला है कल। यही कहना चाहूंगी, और सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आलोक, तरुण सर, पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनीता मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और ये पूरी जो टीम खड़ी हुई है राजस्थान की, इसमें बहुत बड़ा श्रेय आपका है, क्योंकि आपने जिस प्यार से इस टीम को संभाला है, तो शायद ही कोई इतना वो करता है कि आपने जितनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करी है अपनी पूरी टीम से। सो हेड्स ऑफ यू, और थैंक यू सो मच हमारी जिंदगी में आने के लिए। और हमें, थैंक यू, और हम आगे भी सबको हम इसी तरीके से संभालेंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो आप मच। सब हमारे बच्चे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सुना हमारे ग्रेट मेंटर्स को यहाँ पे, उनके कमेंट्स लिए, और अब मैं चाहूंगा इस मीटिंग को हम यहीं पर एंड करें। और हमें जैसे पता चल चुका है, कल शाम को 5 बजे मीटिंग ना होके 6 बजे की जाएगी, और शरद चौधरी जी का टाइम हमें मिला है, और जितने भी लोगों ने उनको सुन रखा है वो जानते हैं कि वो बहुत ही एक शानदार ट्रेनर, प्रोफेशनल स्पीकर, मतलब जबरदस्त है उनकी एजुकेशन। और हमने भी मोदीगर में आने के बाद बहुत कुछ उनसे सीखा है, और कल शाम को हम सब उनसे सीखेंगे। और जिन लोगों ने नहीं सुना है, मैं आपको बता दूं, अब बहुत कुछ आपको उनसे सीखने को मिलेगा। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, राइट। और क्योंकि बहुत जल्दी हाउसफुल होगा, तो प्लीज टाइम पर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच लीडर्स फॉर